सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट required to make saturated solution in unit volume of solvent at constant temperature. Maximum amount of solute required to make saturated solution in unit volume of solvent at constant temperature is known as solubility. Is known as solubility. It is denoted by small s. Its unit is क्या होगी? जनरली मोल पर लीटर होती है, लेकिन ये ग्राम पर लीटर भी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है ये, तो ये ध्यान रखना है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के डिफरेंट फिजिकल स्टेट हों, अगर सेम फिजिकल स्टेट होते हैं तो सॉल्युबिलिटी ना बोल करके फिर उसे मिसिबिलिटी बोलते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि एल्कोहल इज मिसिबल विद वाटर तो सही है। अगर हम ये कहें एल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि एल्कोहल और वाटर दोनों ही लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, तो मिसिबल होंगे, सॉल्युबल नहीं। सॉल्युबिलिटी जो है ये वर्ड तब अप्लाई करते हैं जब हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा तो हम सॉल्युबिलिटी लगाएंगे। ऐसे केस में सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब मिसिबिलिटी होती है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। आधा गिलास पानी लेकर के उसमें आधा गिलास अल्कोहल मिलाएंगे, अब देखना वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका। इसका मतलब वो मिसिबल हैं, सॉल्युबल नहीं। सॉल्युबल वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर सॉल्वेंट के वॉल्यूम में कोई अंतर ना आए। इसीलिए मैं यहाँ पे दो तरह की बात करूँगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड को हम बाद में पढ़ेंगे, वो मिसिबिलिटी टर्म में आएगा हमारा। इसलिए ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा है गैस इन लिक्विड। solubility of solid in liquid, ये हेडिंग है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, यहाँ जो सॉल्यूट लिखा है ना, यहाँ लिखेंगे सॉलिड सॉल्यूट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू मेक saturated solution in unit volume of solvent at constant temperature is known as solubility of solid in liquids। एग्जाम्पल देखिए इसमें, सॉल्ट इन वाटर, सिल्वर क्लोराइड इन वाटर, ये सब हमारे क्या हैं? सॉल्युबिलिटी के एग्जाम्पल हैं। एक मोटे तौर पे एक बात बता दें आपको, जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे वैसे हम इसे,
मेटल कार्बोनेट होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मेटल नाइट्रेट जो होते हैं ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो नाइट्रेट कोई से भी हो ये सॉल्युबल होंगे वाटर में, और कार्बोनेट कोई से भी हो वो सब इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एक एल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं वो पार्शियली सॉल्युबल हैं, बाकी सब कार्बोनेट इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, मेटल सल्फेट की बात करें, मेटल सल्फेट जो होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगे, ऊपर वाले ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कंप्लीटली सॉल्युबल कोई भी सल्फेट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें याद रखनी होगी। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid. Factors affecting the solubility of solid in liquid. तो देखिए इसमें एक तो होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा होता है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, प्रेशर। ये चार फैक्टर की स्टडी करेंगे हम लोग इसमें। नेचर में क्या है, देखिए दो बातें फॉलो करनी है। एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिजॉल्व, लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, मतलब नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, एंड पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। बताइए आशीष। बोलिए क्या कह रहे हो? तो पता है अपने हो रहा था ये। अच्छा, अपने आप होता है। लाइक डिजॉल्व लाइक है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब ये होता है कि पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करेगा, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वह नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा एक बात और भी होती है सॉल्युबिलिटी के लिए, वो है लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। तो एक तो हमारा ये फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर क्या है कि इफ लैटिस एनर्जी is greater than सॉल्वेशन एनर्जी, तो कैसा होगा फिर वो? इनसॉल्युबल होगा। और अगर लैटिस एनर्जी कम है और सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो उस केस में वो सॉल्युबल होगा। अब ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको एक डायग्राम से बताऊंगा, आप इस चीज़ को पहले कॉपी करो। देखिए मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लेता हूं।
यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक आयनिक क्रिस्टल अरेंज हो गया। यहाँ पर मैं पॉजिटिव को Na पॉजिटिव और नेगेटिव को Cl नेगेटिव मान लेता हूँ। हमारे पास जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल होंगे H2O, इस तरीके से इसमें पोलैरिटी होगी। ये ऑक्सीजन वाला जो एंड है ये नेगेटिव होगा और ये पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से ये जो एंड होगा वो पॉजिटिव। तो वाटर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दो पार्ट में डिवाइड है, तो पोलर मॉलिक्यूल हो गया, यानी कि ये पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये। और ये हमारा सॉल्यूट है, ये भी पोलर है क्योंकि इसमें प्लस माइनस पोल बने हुए हैं। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो इसमें डिजॉल्व हो जाना चाहिए। अब डिजॉल्व किस तरीके से होता है मैं उसकी पूरी मैकेनिज्म बताता हूँ। ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये आयन को कवर करते हैं बाहर से आकर के। ये प्लस है, माइनस वाले एंड को अंदर की तरफ करेंगे, प्लस वाले एंड को बाहर की तरफ रखेंगे। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा। इस पॉजिटिव को ये जो नेगेटिव आयन है इसके बगल में है, ये नेगेटिव आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही ये आयनिक क्रिस्टल स्टेबल होगा। मतलब प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स है उस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड बने रहेंगे। अब यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये फोर्स कौन सा होगा? ये आयन है और ये डाइपोल है, तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन क्रिएट होगा। 11th में चैप्टर 5 में हमने पढ़े थे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर आयन डाइपोल अट्रैक्शन और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब ये देखा जाएगा कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इस आयन और इस डाइपोल, ये डाइपोल है, अगर आयन और डाइपोल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स हुआ तो क्या करेगा? ये पार्टिकल, ये मॉलिक्यूल वाटर का इस आयन को खींच के बाहर ले आएगा इस तरीके से, और बीच में ये आयन है और चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल से कवर कर लेंगे। ये सिचुएशन बन जाएगी। इसमें नेगेटिव पोल अंदर की तरफ है सबके, पॉजिटिव पोल बाहर की तरफ होंगे। तो यहाँ पर इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ कैटायन और एनायन फ्रॉम द आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल से कैटायन और एनायन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देती होती है, बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को बोलेंगे लैटिस एनर्जी। और ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल इस आयन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। तो अब आप ये देख लीजिए, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा है या इनके बीच में आपस में जो फोर्स है वो ज़्यादा है। अगर इनका आपस का फोर्स ज़्यादा हुआ यानी कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, सॉल्वेशन एनर्जी कम है, तो कैसा होगा? इनसॉल्युबल, क्योंकि बाहर से जाने वाले ये मॉलिक्यूल उस आयन को उसमें से नहीं खींच पाएंगे। जब नहीं खींचेंगे तो वो सॉल्युबल उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है और इस मॉलिक्यूल द्वारा लगाया गया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा? तो उस केस में ये मॉलिक्यूल उसे खींच करके बाहर ले आएंगे और चारों तरफ से कवर कर लेंगे। हर एक आयन को इसी तरीके से पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड कर देंगे। जैसे पॉजिटिव के लिए नेगेटिव एंड हो गया, ऐसे ही नेगेटिव के लिए पॉजिटिव एंड बन जाएंगे इसके चारों तरफ, ये पॉजिटिव एंड। यही हमारी सॉल्युबिलिटी की प्रोसेस होती है, याद रहे, यही सॉल्युबिलिटी की प्रोसेस होती है।
तो इस तरीके से एक एक करके आयंस को बाहर निकालते रहेंगे और वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ से कवर कर लेंगे और ये उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कॉन्सेप्ट हमारी क्या थी, लाइक डिजॉल्व लाइक, और दूसरी कॉन्सेप्ट क्या हो गई, लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो ये डायग्राम भी बना लो और ये कॉन्सेप्ट दोनों लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर में ये होगा कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्यों, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अच्छा, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट रिक्वायर्ड होता है, उसे हीट की रिक्वायरमेंट दी, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखनी होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी और एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये दो पॉइंट हमारे याद रखने होंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। आई होप ये जानते होंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल को, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इन्होंने ये कहा था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये हमारा इसका प्रिंसिपल था। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि एक्सोथर्मिक है तो प्रोसेस फॉरवर्ड नहीं जाएगा, मतलब ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगा, बल्कि जो सॉल्युबल हो गया होगा वो भी वहाँ से क्रिस्टल आउट हो जाएगा। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। तो इसमें यही लिखना होगा कि इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो लिख लीजिए इसे, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस solubility decrease on increase in temperature, solubility decrease on increase in temperature, on increase in temperature according to Lee Chatelier principle, according to Lee Chatelier principle. But in endothermic process, solubility increase on increase in temperature. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक, solubility of KNO3 increase on increase in temperature। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से KNO3 की solubility बढ़ती है तो रीजन क्या दोगे? सीधी सी बात है, जहां पे solubility बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने से, वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, solubility of calcium oxide in water डिक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका क्या रीजन दोगे? ये कैसा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो अगर किसी की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रही है, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक है, और अगर बढ़ रही है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये कॉपी करेंगे, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा
कि वाई सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3 इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, while solubility of calcium oxide decrease on increase in temperature. Solubility of calcium oxide decrease on increase in temperature. ये हमारे दो फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर इसे हटा दूं, तीसरा फैक्टर देखिए, तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। यानी कि अगर मैं नमक का डेरा लेने के बजाय नमक का पाउडर लेता हूं तो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, पर याद रहे ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होगा, उतना ही होगा जितना सैचुरेशन पॉइंट के लिए रिक्वायर्ड होगा। यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में, एक डेला के फॉर्म में जितना डिजॉल्व होगा उतना ही पाउडर फॉर्म में डिजॉल्व होगा। फर्क इतना है कि सरफेस एरिया बढ़ जाने से सॉल्युबिलिटी की रेट बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सॉल्युबिलिटी रिमेन अनअफेक्टेड, सॉल्युबिलिटी रिमेन अनअफेक्टेड। ये याद रखना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है इसका। अगला और लास्ट पॉइंट इसका बताता हूं मैं, प्रेशर। There is no effect of pressure on solubility of solid in liquid। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल ऑलरेडी इतने कॉम्पैक्ट होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि उसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता।